नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 जनवरी को VBSPU यूनिवर्सिटी का BA BSc और BCom फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का एग्ज़ाम है। ये सब्जेक्ट ना सिर्फ मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs और टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट बैकअप प्लान होने वाली है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्रश सिंड्रोम बेहद गंभीर और घातक हो सकता है, इतना खतरनाक क्यों? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कुचलने की चोट के दौरान क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाएंगे और यदि संचालन में छोड़ गए तो गुर्दे की विफलता हो सकती है। यानी क्या, जो हमारा क्रैश सिंड्रोम है इसकी वजह से हमारी किडनी ख़राब हो सकती है। इसके संचालन की जो विफलता है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो इससे हमारे गुर्दे यानी किडनी ख़राब हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी हताहत दुर्घटना के समय महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो श्वास, नाड़ी और प्रतिक्रिया स्तर, या श्वास, नाड़ी और तापमान, या नाड़ी दर, चेतना और गति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वास, नाड़ी और प्रतिक्रिया का स्तर होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, टेटनस का टीकाकरण आवश्यक है? यदि तो किसके क्यों आवश्यक है? घाव गंदा है, या व्यक्ति को कभी भी प्रतिरक्षी नहीं किया गया, या इंजेक्शन की संख्या या समय के बारे में व्यक्ति अनिश्चितता है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कई बार सिर की चोट जैसी खोपड़ी फ्रैक्चर किसके साथ जुड़ा हो सकता है? तो ये किसके साथ जुड़ा हो सकता है? गर्दन की चोट यानी रीढ़ की चोट के साथ जुड़ा हो सकता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कान से खून क्यों निकलता है? तो कान से खून क्यों निकलता है? तो ईयर ड्रम फटने के कारण, कान के पास कोई विस्फोट, कान के संक्रमण के कारण। तो उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है 6, जिस व्यक्ति के कान में चोट लगी हो उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को आधा बैठने की स्थिति में छोड़ देना चाहिए, स्थिति में मदद करें, या कान से खून निकल देने के लिए उसका सिर चोट की तरफ झुका दें, या आराम की स्थिति में छोड़ दें, या एक जीवाणु रहित मरहम पट्टी को कान पर हल्के ढंग से रखें। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्ति को आधा बैठने की स्थिति में मदद करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 7 है। 7 क्या है? यदि सिर में चोट लगने के बाद कान और नाक से खून बह रहा हो तो रक्त हो सकता है, क्या हो सकता है? रक्त गाढ़ा लाल, गहरा लाल, या पतला और पानी वाला, या नहीं दिखेगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पतला और पानी वाला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 क्या है? अगर नाक से खून बह रहा है तो हमें क्या करने से बचना चाहिए? अगर हमारी नाकों से खून बहता है तो हमें क्या करने से बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्ति के सिर को तुरंत पीछे झुका दें। व्यक्ति के सिर को तुरंत पीछे झुका दें, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 क्या है? मानव कंकाल में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 206, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 10, मानव कंकाल की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव कंकाल की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वह जांघ की हड्डी है, थाई बोन्स।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो चिकित्सा यानी जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स में किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो किस प्रकार की को नहीं किया जा सकता, एक मिनट रुको। तो हमें किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं होता उसमें। तो ऑप्शन सी, प्लास्टिक की पट्टियाँ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्लास्टिक की पट्टियाँ का फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मरहम पट्टी के नियम के रूप में कौन सा कानून कथन लागू नहीं होता। यानी जो मरहम पट्टी की जाती है, विच स्टेटमेंट इज नॉट अप्लाइड एज ए रूल ऑफ ड्रेसिंग। तो क्या कौन सी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मरहम पट्टी के लिए किसी भी प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 क्या है, सुरक्षा आवरणों में व्यक्तिगत रूप से सीलबंद मरहम पट्टी क्यों कहलाती है। तो यह क्यों कहलाती है, जीवाणु रहित मरहम पट्टी या सीलबंद मरहम पट्टी, रोल्ड मरहम पट्टी, सूती मरहम पट्टी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जीवाणु रहित मरहम पट्टी। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न नंबर 14, मरहम पट्टी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे जब हम मरहम पट्टी कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, घायल व्यक्ति को बैठने या लेटने में मदद करें, मरहम पट्टी मजबूती से लगाएं, ज़्यादा कसकर नहीं, मरहम पट्टी बांधने के लिए रिफ नोट्स का इस्तेमाल करें, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, 15। तो 15 क्या है, रिफ नोट का इस्तेमाल मरहम पट्टी के लिए क्यों किया जाता है। तो रिफ नोट का मरहम पट्टी के इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए, यह आरामदायक भी है और मजबूत भी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, रिया सिंड्रोम के खतरे के कारण 16 वर्ष से कम उम्र में कौन सी दवा नहीं दी जानी चाहिए। तो 16 वर्ष की उम्र में जो रिया सिंड्रोम होता है तो कौन सी दवा नहीं दी जानी चाहिए। तो एस्पिरिन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी तो किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, रोको, गिराओ, लपेटो। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, 18, आग के शिकार व्यक्ति को लपेटने के लिए किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करना चाहिए। तो किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक की शीट का, कोई भी हल्का कपड़ा, या आग, कंबल या भारी कपड़ा। तो आग, कंबल या भारी कपड़ा होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19, आग अत्यंत खतरनाक वातावरण क्यों बनाती है। आग अत्यंत खतरनाक वातावरण क्यों बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उच्च CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। एक मिनट रुको, आग अत्यंत खतरनाक वातावरण क्यों बनाती है। तो आग अत्यंत खतरनाक वातावरण कम ऑक्सीजन के कारण, उच्च CO2 के कारण या अन्य जहरीले धुएं का उत्पादन। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, बी गलत है। उपयुक्त सभी, ये सभी के कारण अत्यंत जो आग है वह अधिक खतरनाक वातावरण बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, धुएं से भरे कमरे को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। धुएं से भरे कमरे को हमें पार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्श के साथ रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, प्राथमिक चिकित्सा में AED का पूर्ण रूप क्या है। प्राथमिक चिकित्सा में AED का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ AED फर्स्ट एड में। तो ऑटो एक्सटीरियर डिफ्यूज़र, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, जीवन खतरे की स्थिति को आकलन का सही क्रम क्या है। जीवन खतरे की सही स्थिति को आकलन
सही क्रम क्या है? तो वायु श्वसन परिसंचरण, श्वसन परिसंचरण वायुमार्ग परिसंचरण, श्वसन वायुमार्ग या श्वसन वायु संचालन। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। एक मिनट रुको, क्या हो गया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी श्वसन परिसंचरण और वायुमार्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्राथमिक उपचार में सिर से पैर की जांच के दौरान क्या करें? सिर से पैर प्राथमिक उपचार में सिर से पैर की जो हम जांच किए जाते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो श्वसन का आकलन करें, शरीर की जांच करें, आँखों की जांच, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। सभी का हमें आकलन यानी जांच करनी चाहिए। अगला प्रश्न है 24। छाती के संकुचन और बचाव श्वसन के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? झटका, AED, CPR या पुनर्जीवन। तो CPR कहा जाता है। जब हम छाती को थोड़ा दबाते हैं, पंपिंग करते हैं तो उसको CPR कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 25। CPR के अलावा किस मशीन का उपयोग बिजली का झटका देने के लिए किया जा सकता है जो सामान्य दिल की धड़कन को बहाल कर सकता है? तो CPR के अलावा ऐसा कौन सा है? तो AED ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कार्डिक अरेस्ट की स्थिति में आप कैसे पहचान करेंगे? तो इस स्थिति में आप कैसे पहचान करेंगे? हृदय अचानक अप्रत्याशित नुकसान, सांस की हानि, बेहोशी। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 27। एक पूर्ण बचाव सांस में कितना समय लगना चाहिए? एक पूर्ण बचाव सांस में कितना समय लगना चाहिए? तो 1 सेकंड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बचाव श्वसन या CPR के बाद छाती के संकुचन का चक्र क्या है? तो चक्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30:2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आप प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को कैसे चिन्हित करेंगे? तो प्लस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए कौन सा कथन गलत है? तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए कौन सा गलत है? कथन गलत है तो वह साफ सुथरी जगह पर रखे उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स वाटरप्रूफ होना चाहिए, किसी भी खाली बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। तो किसी भी खाली बॉक्स का कोई उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 31। क्या गर्भावस्था में स्तनपान के दौरान मासिक धर्म चक्र में कोई परिवर्तन होता है? मासिक धर्म में कोई चक्र परिवर्तन होता है तो यह दब जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है फर्टिलाइजेशन के समय बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो स्पर्मेटोजोन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 33। यौवन को किसके द्वारा चिन्हित किया गया था? यौवन को किसके द्वारा चिन्हित किया गया था? तो ऑप्शन यौन ग्रंथियों में वृद्धि की गतिविधि की शुरुआत या सेकेंडरी यौन लक्षणों का विकास, प्रजनन अंगों के विकास। तो उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 34। यौवन के समय लड़कियों में सामान्यतः क्या होता है? तो क्या होता है? लिंग के विकास में तेजी के साथ दर्द होता है। उनके पास आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए के विचार आते हैं, या वह दोस्त के साथ घनिष्ठ संबंध विकास करने में रुचि दिखाते हैं, या उनके मुहासे सामान्य से भी बेहतर लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 34 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। PMS पूर्व मासिक धर्म सिंड्रोम किस प्रकार की भावनाएं सामान्य हैं? तो पूर्व मासिक धर्म मासिक सिंड्रोम, तो यह किस प्रकार की
भावनाएं सामान्य हैं तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपरोक्त चिंतन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा। अगला प्रश्न है 36 क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने LGBT व्यक्तियों के पक्ष में धर्म दंड संहिता की धारा 377 को कब अपराध से मुक्त किया? तो 6 सितंबर 2018। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 37 LGBT का पूर्ण रूप क्या है? तो LGBT का पूर्ण रूप लेस्बियन, गे, उमलिंगी या ट्रांसजेंडर या कानूनी प्रतिभाशाली, सुंदर, विश्वास, प्यार, विकास, जन्म, बच्चा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 क्या है? कौन सा यौन संचारित रोग एसिडिटी नहीं है? तो एसिडिटी नहीं है तो दस्त। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 39 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई NMHP की पूर्ण रूप लिखिए, यानी NMHP की फुल फॉर्म। तो यह क्या है? राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा मासिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना में शामिल है? तो कार्य योजना में शामिल कौन सा है? सैटेलाइट क्लिनिक, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास, आत्महत्या रोकथाम सेवाएं। तो उपयुक्त सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 41 दुर्घटना या चोट के मामले में आपके द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्रवाई क्या होगी? मतलब जब कभी चोट लगे या दुर्घटना हो जाए तो उसमें हमारे द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्रवाई, यानी हम उसमें उस स्थिति में क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए? पहले परिवार को बुलाओ, पहला कदम प्राथमिक चिकित्सा, या पहले डॉक्टर को बुलाओ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है 42 किसी भी दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है खुद की रक्षा या किसी भी क्रॉस संक्रमण का जोखिम क्षेत्र की सुरक्षा, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 हाल ही में अखिल भारतीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के रूप में कौन सा नंबर लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कौन सा नंबर लॉन्च किया गया है? 112, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 भारत में आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है? तो किस नंबर का उपयोग किया जाता है? 108, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 जब एक प्राथमिक उपचारकर्ता दुर्घटना का शिकार होती है तो उसे प्रयास करना चाहिए। मतलब प्राथमिक उपचारकर्ता दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे प्रयास करना चाहिए। तो उसे किस चीज़ का प्रयास करना चाहिए? तो घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, या घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से शिफ्ट करें, व्यक्ति को हिलाएं, या परेशान किए बिना उसका इलाज करें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? 46 एक प्रभावी प्राथमिक उपचारकर्ता बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम होने चाहिए? तो प्रभावशाली प्राथमिक बनने के लिए क्या कदम होने चाहिए? शांत रहें और जोखिम से अवगत रहें, विश्वास रखें, शीघ्र उपचार दें, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 47 प्राथमिक उपचारकर्ता को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने में कौन से मुख्य उपकरण मदद कर सकते हैं? तो पॉकेट मास्क या फेस शील्ड, लेटेक्स मुक्त डिस्पोजेबल दस्ताने, हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल जेल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? 48 क्रॉस संक्रमण के संभावित कारण क्या हैं? क्रॉस संक्रमण के संभावित कारण क्या हैं? तो रक्त जनित विषाणुओं के कारण या रक्त संचारण के कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दोनों के कारण होता है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 चिकित्सा में CPR का पूर्ण रूप क्या है? CPR का पूर्ण रूप क्या है? तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिकिटेशन, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 50 क्या है?
हताहत के उपचार के बाद अपशिष्ट पदार्थों के निपटान का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? एक ड्रेसिंग या दस्ताने को बेकार बैग में रखें। नुकीली वस्तुओं के एक अलग बॉक्स में रख जाता है जिस पर नुकीले कंटेनर का लेबल लगा होता है। या ड्रेसिंग और तेज वस्तुओं को एक साथ न रखें। इस्तेमाल की हुई सभी वस्तुओं को एक साथ किसी भी नज़दीकी जगह पर रख दें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 51। धूम्रपान और धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? धूम्रपान और धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त दोनों से दरवाज़ा बंद करो और खिड़की खोलो। दरवाजे के सामने गीला और लचीला गलीचा या कंबल लगाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की सांस लेने की दर कितनी होती है? तो व्यक्ति की सांस प्रति मिनट कितनी होती है? तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। वैसे तो 18 प्रति मिनट होती है, लेकिन 16 से 20 राइट आंसर है, इसके बीच में आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर शिशुओं और छोटे बच्चों की सांस दर कितनी होती है? शिशुओं और छोटे बच्चों की सांस दर कितनी होती है? तो 3040 श्वसन प्रति मिनट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 54। एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है? तो 60 से 80 बीट्स मिनट होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है 55। शरीर का औसत तापमान कितना होता है? शरीर का औसत तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 56। फेफड़ों के किस भाग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है तो एल्वियो में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। फेफड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो फेफड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रक्त का ऑक्सीकरण, यानी रक्त को शुद्ध बनाना, उसमें ऑक्सीजन डालना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अवरुद्ध वायु मार्ग से आप क्या समझते हैं? अवरुद्ध वायु मार्ग से आप क्या समझते हैं? पेशीय नियंत्रण खो जाने के परिणाम स्वरूप, जुबान के पलट जाने के कारण श्वसन में आवाज़ हो सकती है या रुक सकती है। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 59। CPR शुरू करने के लिए मुख्य शर्त नहीं है। तो CPR शुरू करने के लिए मुख्य शर्त नहीं है धीरे बोलना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है हाइपोक्सिया किस कारण से होती है? हाइपोक्सिया किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुटन, फेफड़ों का बंद होना या बिगड़ा हुआ मस्तिष्क कार्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है 61। एक वयस्क की न्यूनतम जलने की सीमा क्या है जो व्यक्ति के लिए खतरा हो सकती है? जो व्यक्ति के लिए खतरा हो सकती है तो 10%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। इसके कारण क्या हैं? तो इसके कारण क्या हैं? ठंड के संपर्क में वायु शीतलक प्रभाव, ठंडे पानी में विसर्जन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 63। कई मामलों में हाइपोथर्मिया एक और ठंडे स्थिति के साथ हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो ठंडे स्थिति के साथ हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? शीतदंश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंग्लिश वाले जितने भी व्यक्ति हैं वह इधर पढ़ते चलें और यहाँ से अपना राइट आंसर लगा लें। यदि किसी बच्चे ने अपनी नाक में कोई छोटी सी वस्तु धकेल दी हो तो आप क्या करेंगे? तो चिकित्सा की सहायता प्राप्त करेंगे या उसे कील
के मुंह से सांस लेने के लिए कहेंगे, उसे सलाह दें कि वह अपनी नाक के अंदर न खोदे और न ही निकालने की कोशिश करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा 64 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। जानवर के कटने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जानवर जब हमें काट लेता है तो हमें क्या सावधानी करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब टीटनस का इंजेक्शन, रेबीज का इंजेक्शन और HIV एड्स वायरस के संचरण को जोखिम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 66। यदि कोई कीट डंक मार दे तो उपचार का कौन सा तरीका नहीं है? कीट डंक मार दे तो उपचार का तरीका नहीं है तो चिमटी का प्रयोग करें और डंक को निकालें। यदि स्टिंग दिखाई दे तो इसे क्रेडिट कार्ड के किनारे से खुरचने का प्रयास करें। नहीं, ये सही नहीं, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है अपना 67। यदि सांप किसी के पैर में काटे तो उसे हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो उसे सलाह दे कि जहर को फैलने से रोकने के लिए अपने अंग को न तो हिलाए और न चिकित्सा सहायता ले। नहीं, ऑप्शन बी है हताहत को पूरे समय स्थिर रखें या पट्टी को जितना संभव हो सके इसके अंग तक दबाने के लिए शीर्षक पर एक दवा पट्टी लागू करें। तो उपरोक्त सभी या डी, तो डी ही इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न है 68। आप किसी स्थिति में किसी हताहत को ठंडी गीली चादर में लपेटेंगे? हताहत स्थिति में ठंडी गीली चादर में लपेटेंगे तो किसको लपेटेंगे? झटका, बेहोशी को, या दिल का दौरा, या लू लगना? तो लू लगना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हीट स्ट्रोक। अगला प्रश्न है 69। मासिक धर्म चक्र की आदर्श अवधि का अंतराल क्या है? अवधि का अंतराल क्या है? तो 28 दिन यानी 28 डेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 70। आपातकालीन प्रसव के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें, बच्चे को जन्म देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शांत रहें और संकुचन के दौरान उसे गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहन करें। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 71। दम घुटने के क्या कारण होते हैं? गर्दन पर भारी दबाव, अतिरिक्त हलचल, खांसी, शोर, श्वसन। तो इसका सही आंसर है गर्दन पर भारी दबाव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 72। हाइपोक्सिया में क्या नहीं होता? क्या नहीं होता हाइपोक्सिया में? तो इसमें क्या नहीं होता? त्वचा, नाखून और होठों में नीला रंग, या मांसपेशियों में दर्द? तो मांसपेशियों में दर्द नहीं होता। जब हमें हाइपोक्सिया होता है तो हमारी मांसपेशियों में दर्द नहीं होता। अगला प्रश्न है धुआं आग से बड़ा हथियारा क्यों है? तो क्यों है यह? धुएं में आग से अधिक तापमान होता है, या धुएं में दृश्यता कम होती है, धुएं में ऑक्सीजन कम होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धुएं में हमेशा ऑक्सीजन कम ही पाई जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। किसी तरल पदार्थ में डूबे या डूबने के परिणाम स्वरूप होने वाली श्वसन हानि को क्या कहा जाता है? तो श्वसन हानि को क्या कहा जाता है? तो डूबता हुआ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। एक सामान्य मनुष्य की पसली में कितनी पसलियाँ होती हैं? एक सामान्य मनुष्य की पसली में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो वह कितनी होती हैं? 10 जोड़े। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सॉरी 12 जोड़े थे, 12 पेयर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ए नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76।
कौन सा अंग पसली से ढका नहीं होता? तो कौन सा अंग होता है जो हमारी पसलियों से ढका नहीं होता? तो गुर्दा होता है, किडनी, ऑप्शन सी, क्योंकि फेफड़े भी होते हैं और जी हमारा हृदय भी होता है और यकृत यानी लीवर के पास भी होती हैं पसलियाँ, तो गुर्दा यानी किडनी नहीं होती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, कौन सी वाहिकाएं रक्त परिसंचरण में भाग लेती हैं? तो वाहिकाएं, नसें, कोशिकाएं, सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। धमनी भी होती हैं और नसें भी होती हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, सदमे के दौरान कौन सा कथन सही नहीं है? सदमे के दौरान कौन सा कथन सही नहीं है? तो सदमा तब होता है जब रक्त संचार प्रणाली विफल हो जाती है, सदमे के लिए आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन सी है सदमा उदासी के कारण होता है। तो सदमा क्या होता है? उदासी के कारण ही होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या है, जब कोई अंग जो शरीर से आंशिक रूप से पूरी तरह से कट गया हो क्या कहलाता है? आंशिक रूप से पूरी तरह कट गया हो तो वह क्या कहलाता है? विच्छेदन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच्छेदन के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो कटे हुए हिस्से को न धोएं, कटे हुए हिस्से को पैक करते समय कुचली हुई बर्फ़ को छूने दें, या हताहत को खाने या पीने की अनुमति न दें क्योंकि एक संवेदना हार की आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त सभी, तो और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 81, निम्न में से कौन सी मानसिक विकार का कारण नहीं है? वंशागत, बुरी आत्माएं, दर्दनाक घटनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बुरी आत्माएं, एविल स्पिरिट्स। मनोविज्ञान प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करता है? तो मनोविज्ञान प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करता है कि व्यक्ति को शांत कमरे में छोड़ दें, व्यक्ति जिस तनाव का सामना कर रहा है उसके बारे में कभी भी बात ना करें, व्यक्ति को पिछले जीवन शैली बदलने के सुझाव दें, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 83, निम्न में से कौन सा मानसिक विकार नहीं है? तो मानसिक विकार कौन सा नहीं है? तो चिंता, ऑप्शन बी अगला विकार नहीं है, चिंता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर क्या है 84, मादक द्रव्यों के सेवन विकार एसयूवी के मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें यह समझने की कोशिश करें कि एसयूवी यानी मादक द्रव्यों के सेवन अन्य विकारों की तरह है, या उन्हें सशक्ति से कह दें कि डॉक्टरों की सलाह का पालन करें, या ऑप्शन सी है कोशिश करें कि पदार्थों को घर पर न रखें, इसका उपयोग कम हो सकता है, डॉक्टर की सलाह से डीऑक्सीजेशन ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उन्हें सख्ती से कहें कि डॉक्टर की सलाह का पालन करें। अगला प्रश्न है 85 क्या है? अवसाद के लक्षण क्या हैं? तो अवसाद के जो लक्षण हैं वह क्या हैं? एकाग्रता का अभाव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 87 एक मिनट रुको, 86 पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है 86, अवसाद के लक्षण क्या हैं? तो कम आत्मसम्मान, एकाग्रता का अभाव, अनिद्रा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न ये 85 रह गया हमारा प्रश्न, 85 रह गया, जब भी तो बोलूँ। भ्रम और मतिभ्रम, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं? भ्रम और मतिभ्रम इसका सामान्य लक्षण है मानसिक विकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 87, फोबिया का संबंध किससे है? तो फोबिया का जो संबंध है वह किससे है?
भीड़, खुला जगह, बंद जगह, ऊंचाई की आंख, अतार्किक वह। ऑप्शन बी है बार बार हाथ धोने से बार बार व्यवहार करना, वैव्यता की भावना, मरे हुए व्यक्ति से बात करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भीड़, खुली जगह, भीड़ या खुली जगह, बंद हो या जगह, ऊंचाई आदि का अतार्किक वह होना चाहिए। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? 88। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का संबंध किससे है? का संबंध है तो किससे है इसका संबंध? मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे लोगों की मदद करना चाहिए। तो ऑप्शन ए से ही इसका सही आंसर है, या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या निदान, मानसिक स्वास्थ्य समस्या का उपचार। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है 88 का। अगला प्रश्न है, 89। WHO ने मानसिक स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो किस प्रकार परिभाषित किया है WHO ने मानसिक स्वास्थ्य को? समग्र कल्याण की स्थिति। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, मानसिक रूप से बीमार लोगों को पर्याप्त शरीर और भावनात्मक समर्थन नहीं मिलता। अगला प्रश्न है 91। कोमल ऊतकों में चोट लगने को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो मरोड़, मोच। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92। लीगामेंट इंजरी का सामान्य रूप क्या होता है? लीगामेंट इंजरी का सामान्य रूप मोच। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोच और खिंचाव की स्थिति में हमें क्या उपयोग करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? हॉट प्लेट या आइस पैड या कोल्ड पैड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग में कौन से हैं? कौन से मुख्य भाग हैं तंत्रिका तंत्र के? न्यूरॉन सिस्टम के पार्ट्स पूछ रहा है। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो कौन से हैं इसके पार्ट? उपरोक्त दोनों, केंद्रीय तंत्र, परिधीय नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? 95। मानसिक की तीन मुख्य संरचना हैं। मानसिक की तीन मुख्य संरचना हैं, तो वह कौन कौन सी हैं? सेरेब्रम या सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। मानसिक की जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की तीन मुख्य संरचना यही है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। अगला प्रश्न है 96। यदि कोई व्यक्ति चोट के बाद भ्रम, चक्कर आना, संतुलन की हानि, उल्टी के लक्षण दिखा रहा है और उसकी अनियमिततापन, बोलने और चलने की में कठिनाई बढ़ रही है, तो उसे किस प्रकार की चोट का संदेह है? उसे किस प्रकार की चोट का संदेह है? तो सिर की चोट का। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97। यदि स्ट्रोक का संदेह है तो आपको FAS फास्ट परीक्षण करने की आवश्यकता है। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है? तो इन शब्दों का क्या अर्थ है? FASCT। तो फेस, हथियार, भाषण, समय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 98 का। नहीं 97 का। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, चेहरा, हथियार, भाषण, समय। अगला प्रश्न है 98। किस प्रकार की जलन में केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत शामिल होती है? तो बाहरी परत जो है हमारी, कौन सी उसमें शामिल होती है? 1 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? फुल थिक जलन, फुल थिकनेस या फुल थिकनेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 99। सतही जलन। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, सतही जलन। फुल थिकनेस नहीं है, आई एम सॉरी इसके लिए। ऑप्शन ए, सतही जलन कहलाते हैं। जब मतलब क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो
किस प्रकार की जलन में केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत शामिल होती है? सबसे मतलब किस प्रकार, जब हमारा हाथ, कौन सी जलन में बाहरी त्वचा होती है? तो सतही, सतह मतलब हमारी बाहर की जो त्वचा है वह। अगला प्रश्न है 99, अगर छोटे पैमाने पर भी बच्चों के साथ जलने की दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जली हुई जगह पर तेल जेल लगाएं या स्प्रे ऑन बर्निंग का प्रयोग करें, चिकित्सकीय सलाह लें या अस्पताल जाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशेष ड्रेसिंग का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चिकित्सकीय सलाह लें या अस्पताल जाएं। अगला प्रश्न है 100 क्या सदमे का संकेत क्या नहीं है? सदमे का संकेत क्या नहीं है? तो पीली चिपचिपी त्वचा, बढ़ी हुई फल्स या जी मिचलाना, चौड़ी आंखें और खुला मुंह। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सदमे में चौड़ी आंखें होती हैं और खुला मुंह होता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके VVSPU एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और ध्यान रखिए कि फर्स्ट एड एंड में बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे CPR, फ्रैक्चर और बर्न के ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि हम आपके बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। पढ़ो, फोड़ के आना। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि अभी मैं इसकी आज शाम को 2 क्लास और लेकर आऊँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन और हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे मैं पहले डाल रहा हूँ। अब 2 इम्पोर्टेंट शाम को लेकर आऊँगा जिससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। उससे इन 2-3 क्लासों के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें, और इनका आपको PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। धन्यवाद।